हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं आपके ज्योग्राफी बुक चैप्टर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे व्हाट इज अ रिसोर्स, हम रिसोर्सेस से क्या समझते हैं, उसकी डेफिनेशन मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको हम एनालाइज करेंगे और हम ये भी समझेंगे कि रिसोर्सेस के टाइप्स कितने हैं और क्या कैटेगरीज है रिसोर्सेस के, on the basis of what all criteria resources are classified. So let us start the chapter और ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद जो है बाकी के टॉपिक्स हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। इसमें हम बात करेंगे व्हाट इज ए रिसोर्स। क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज ए रिसोर्स, एनीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, एनीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs। तो पहले लाइन पे आपको ये समझना है कि एनवायरनमेंट में हमारे चारों ओर अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स खुद अपने आप में रिसोर्स है, राइट। और आप ये देखेंगे कि जो भी हमारे आसपास चारों तरफ एनवायरनमेंट में चीजें हैं, ओके, जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इसके लिए नीड्स को सेटिस्फाई, यहाँ एक बात ध्यान रखना बच्चों कि नीड्स लिखना है जो जरूरत है हमारा, राइट, वांट्स नहीं। वांट्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। सो एनीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, ठीक है, वो कोई भी चीज हो सकता है एनवायरनमेंट में हमारे चारों ओर। मैंने जैसे कि कहा ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकता है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। बट कंडीशंस क्या है, प्रोवाइडेड इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। व्हाट इट मीन्स, वो चीज हमारे टेक्नोलॉजिकल एक्सेस के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास उस चीज तक पहुंचने के लिए, उस थिंग तक पहुंचने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। उदाहरण के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि जैसे कई बार जो मिनरल्स है वो कई हजारों फीट गहराई में पाई जाती है अंडर द अर्थ क्रस्ट। तो वहां तक हमें पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी के जरिए ही जो है हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर हमारे पास जितना टेक्निकल नो हाउ की जरूरत है उतना अगर नहीं है उस मिनरल तक एक्सेस करने के लिए, तो ऐसे केस में हम उसको, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को या चीज को या मिनरल को यूज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला कंडीशन यही है कि इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। तो इट शुड बी वेल विद इन द टेक्नोलॉजिकल रीच ऑफ आवर्स, ओके। दूसरा है इसमें इकोनॉमिकली फीजिबल। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल तो है ही है, हमें समझ में आया होगा। इकोनॉमिकली फीजिबल मीन्स फॉर एनी प्रोजेक्ट दैट वी वांट टू स्टार्ट। कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट स्टार्ट करती है या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, राइट, जैसे माइनिंग हो गया, डैम कंस्ट्रक्शन हो गया, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके लिए हमें फंड्स चाहिए होता है, राइट। फंड्स इतने होने चाहिए जिससे हम उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर पाए। तो अफोर्डेबिलिटी की बात होती है। अगला जो पॉइंट है, एस्पेक्ट है, वो अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिकली फीजिबल, जो कि आर्थिक रूप से भी हमारे लिए पॉसिबल, राइट, तकनीकी रूप से भी हमारे पास वो एक्सेसिबल होना चाहिए, हमारे एक्सेस के अंदर होना चाहिए, हमारे पहुंच के अंदर होना चाहिए, और इकोनॉमिकली भी फीजिबल होना चाहिए। कहने का मतलब हमारे पास इतने रिसोर्सेस, अपने इतने फंड्स होने चाहिए कि हम उस रिसोर्स को या उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट कर पाए, ओके। तो अफोर्डेबिलिटी एक इशू है। तीसरा जो है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल, आप सोचेंगे कि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक टर्म्स में भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से इट शुड बी वेल विद इन द रीच, ओके, विद इन द इकोनॉमिक एक टेक्नोलॉजिकल रीच, और इट शुड बी वेल विद इन द अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी में भी रहना चाहिए और साथ में ये कल्चरली एक्सेप्टेबल। आप सोचेंगे कल्चर कैसे इसमें आ जाता है। कल्चर ऐसे आ जाता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट या जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ असर उस लोकेलिटी में,
या ओवरऑल नेशन में भी उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है, राइट। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट या इकोनॉमिक एक्टिविटी करी जाती है, किया जाता है, तो इसको एनालाइज करना ज़रूरी है कि कितने लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं, राइट, और कितने लोग इससे बेनिफिट होने वाला है, कितने लोगों को इससे नुकसान या फ़ायदा होने वाला है, राइट। अगर नुकसान की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे केस में क्या होगा कि हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू या स्टार्ट ना किया जाए, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई माइनिंग एक्टिविटी करनी है, तो नॉर्मली मिनरल्स डिफॉरेस्टेड एरियाज में पाए जाते हैं। वहाँ पर रहने वाले बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं, जब अगर वहाँ माइनिंग एक्टिविटी शुरू होगी, तो उस केस में वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ को उस जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट किया जाता है। तो ऐसे में अगर ज़्यादा लोग इसके विरोध में अगर आ जाते हैं कि नहीं, हमें ज़बरदस्ती डिस्प्लेस किया जा रहा है, या उसका विरोध करने लगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आप एक और उदाहरण ले सकते हैं, नर्मदा बचाओ मूवमेंट जो चला था, राइट। सरदार सरोवर डैम जो बना था नर्मदा रिवर के ऊपर, तो उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ के लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने इसका विरोध किया था, राइट। तो कोई भी एक्टिविटी या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी प्रोजेक्ट जब हम करते हैं, तो तीनों एस्पेक्ट्स की तरफ हमें ध्यान देना होता है। टेक्निकल एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, और साथ में कल्चरल एस्पेक्ट को भी हमें देखना पड़ता है कि कल्चरली लोगों को, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल शुड एक्सेप्ट इट। If people are not accepting it in large number, in that case there must be some problem with the project, right? So it has to be also analyzed. I mean, the project that is being done or the economic activity that is being carried out must be culturally also acceptable. We cannot continue doing something which is at the cost of cultural identity of certain communities. Okay, that also has to be protected. So it should be culturally acceptable to people. We cannot allow anybody, or the government cannot continue with such works which are harming people or which are against the wishes of people, right? So wishes of people are very important, right? Whether the project is going to help large number of people or not, or if some people are going to be negatively affected, how that negative effect can be reduced so that more people are uh, ready to accept, right, the economic activity that is going to be started. Okay, तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि कल्चरली एक्सेप्टेबल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल एस्पेक्ट है। ये इसको हमें समझना और इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे रिसोर्स की डेफिनेशन की, हमने अभी डिस्कशन किया है। अब हम एक तरीका मैं बताता हूँ जिसमें हम समझते हैं कि रिसोर्सेस को कैसे हम बेटर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हम अगर देखेंगे कि रिसोर्सेस अगर जो वर्ड है, वो वर्ड बना है री और यहाँ पे सोर्स। ठीक है, री का मतलब क्या होता है? री मीन्स अगेन, और यहाँ पे सोर्स का मतलब होता है जनरेट। ओके, मीन्स जनरेट अगेन, generate again. It simply means that there are many resources which are natural, right? There are natural resources also in which human beings have no role to play, right, in the formation of natural resources, the sunlight or wind that we are getting. They are directly received from the nature only, right? Or mineral formation, if we talk about how minerals are formed, so human beings have no role to play in that. But a thing will remain a thing only as far as it is not being used by human beings. So it is the human beings, what they do, what we human beings do, we transform a thing into a more useful form so that it can fulfill our needs. Okay, or we would otherwise feel that something lying idle cannot become a resource, राइट। समथिंग लाइंग आइडल कैन नॉट बिकम ए रिसोर्स। कोई चीज़ ऐसी पड़ी हुई है, यूज में नहीं आ रही है, तो वो रिसोर्स नहीं हो सकती। तो रिसोर्स भी रिसोर्स तब बनता है व्हेन इट इज इन रिलेशन टू द ह्यूमन बींग्स। ठीक है,
किसी चीज की अगर कोई चीज अगर रिसोर्स तभी बनती है जब उसकी हम बात करते हैं कि वो ह्यूमन बींग्स के यूज के संदर्भ में है। ह्यूमन बींग्स कैसे उसको, अगर ह्यूमन बींग्स को यूज कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की नीड्स सेटिस्फाई हो रही है, तभी वो रिसोर्स बनती है। अदरवाइज दैट इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट, अ सब्सटेंस लाइंग आइडल, ठीक है, तब तक वो रिसोर्स नहीं बनती। तो रिसोर्स तभी बनती है जब ह्यूमन बींग्स उसको यूज करते हैं और अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। सो इट इज ह्यूमन बींग्स हु आर transforming, I mean, the resources are the creation of human activities, right? Resources are a function of human activities. आप ये समझ लीजिए, resources are a function of human activities. It means it is we who convert a substance into a more useful form. Okay, how do we do that? Let me tell you. Let me make you understand it through a triangle over here. Human beings at the center. Okay, what they do? Human beings interact with the nature. Okay, we talk about the nature, the physical environment. Physical environment. Okay, पूरा ही लिख देता हूं मैं ये फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं? नेचर से डायरेक्ट कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं। किसके हेल्प से? टेक्नोलॉजी के हेल्प से, ठीक है। टेक्नोलॉजी के हेल्प से ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं नेचर से और रिसोर्सेस क्रिएट और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझे? माने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस तरह से तेजी देने के लिए ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और डायरेक्टली वो इंटरेक्ट करते हैं नेचर से, और इस तरह से इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। तो कोई भी चीज जब तक वो ह्यूमन बींग्स उसको यूज में नहीं लाए, जब तक वो ह्यूमन बींग्स के नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करते, तब तक वो रिसोर्सेस नहीं बन पाती, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स कैसे फिजिकल एनवायरनमेंट से कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करता है? बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। दे कॉन्स्टेंटली, लाइक सपोज आई सिंपली गिव एन एग्जांपल। अगर अभी जैसे समर टाइम चल रहा है, तो समर में क्या होता है कि हमें गर्मी लगती है, तो हम किस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से, या तो हम घर में पंखा चलाते हैं, फैंस चला देते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चला देते हैं, तो इस तरीके से अपने आप को कूल रखने के लिए, कमरे को ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम कॉन्स्टेंटली नेचर से, हम ये नहीं बोलेंगे फाइट करना है हमें नेचर से, बिकॉज नेचर इज ए वेरी बिग एंटिटी, और हमें नेचर से कोएग्जिस्ट करना सीखना है, किस तरह से हम नेचर के साथ कोएग्जिस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी की मदद से वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमें से काफी लोग समझते होंगे कि रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। हम बोलते हैं ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेस। वी आर द प्रोड्यूसर्स, we only transform resources, I mean things into resources, and we only create them, right? Resources हमारे संदर्भ में, ह्यूमन बींग्स के यूज के संदर्भ में ही रिसोर्सेज बनती है, ठीक है। अदरवाइज जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो एक वेस्ट की तरह पड़ी है, आइडल पड़ी है, तो वो रिसोर्सेज नहीं है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरी राइटिंग के नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक रिसोर्स है, ठीक है। तो हम ये मान के चलिए, हम जहाँ पर धरती पर खड़े हैं उसके काफी गहराई पे कोल पाई जाती है और हमने उसको यूज ही नहीं किया, तो कोल उस टाइम वो रिसोर्स नहीं बनती है जब तक हम उसको यूज ना करें, जब तक हम उसको यूज भी नहीं लें। लेकिन अब हमें पता है कि कोल हमने उसको यूज करना, हमारे पास रिजर्व्स भी है कोल्स के, हम यूज भी कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लगातार हमें उसको यूज करते ही रहना है करके। एक बार किसी थिंग को अगर हम उसके नीड्स वो अगर करंटली यूज में लाए जा रहे हैं और हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब वो रिसोर्स बनती है, ठीक है।
तो हम ये बोल सकते हैं कि रिसोर्सेस आर ए कल्बिनेशन ऑफ इंटरैक्शन। ठीक है, एक इंटरैक्शन का रिजल्ट है बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड बाय क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इंटरैक्टिव रिलेशनशिप। ठीक है, ये इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है कैसे रिसोर्सेस आर द रिजल्ट और कल्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये आप क्लियर समझ लें इसमें। ठीक है, let us talk about classification of resources. Let us look at the criteria on the basis of which resources have been classified. सबसे पहले on the basis of origin. origin के आधार पर resources जो है वो दो तरह के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, मैं आपको इसकी डिटेल अगले वाले वीडियो में इसको पूरा बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ जिसके आधार पर रिसोर्सेस को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में रिसोर्सेस को दो कैटेगरीज में बांटा गया, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। On the basis of ownership के आधार पर रिसोर्सेस को चार भागों में बांटा गया है, इंडिविजुअल रिसोर्स, ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज जो है ये आपका दो ब्रॉड डिवीजन में डिवाइड करते हैं इसको, पोटेंशियल रिसोर्स और एक होता है डेवलप्ड रिसोर्स। ठीक है, पोटेंशियल में भी आप देखोगे स्टॉक एक टाइप आता है और इसी का सबसेट है रिजर्व्स। ठीक है, तो ये रही क्राइटेरिया जिसके आधार पर रिसोर्सेज को क्लासिफाई। चिल्ड्रन, दिस इज इट फ्रॉम मी नाउ. In my next explanation, I'll be discussing in detail these types, okay? And I have here discussed with you the criteria on the basis of which resources have been. In the end, I thank you all for watching the video. If you like the video, do subscribe to the channel and have a very nice time. Bye-bye.